बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई और मैं हूं शिराज खान। नाजरीन, 30 अक्टूबर 2023 को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की लाल हवेली को, जो उनकी गिरफ्तारी से पहले सील कर दी गई थी, उसको डी सील करने का हुक्म दे दिया है। इस मुकदमे में शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट थे, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि लाल हवेली को डील सील करने का अमल किसी डील का नतीजा है या नहीं। लेकिन इससे पहले लाल हवेली का एक तारीखी रोमानवी पस मंज़र है जो आपके सामने रखता हूँ, और इससे आपको पता चलेगा कि शेख रशीद ने अभी तक अगर शादी नहीं की तो उसकी क्या वजह है। कहते हैं कोई 100 साल पहले एक हिंदू सरमायादार जिसका नाम धनराज सहगल बताया जाता है, वो सियालकोट में एक शादी की तकरीब में गया, जहाँ उसकी नज़र एक मुसलमान डांसर जिसका नाम गालबन बुधा या बुधन भाई था उस पर पड़ी, और वो उसकी मोहब्बत का असीर हो गया। धनराज सहगल बुधन भाई को रावलपिंडी ले आया और उसके लिए उसने लाल हवेली तामीर की। दोनों वहाँ रहने लगे। उसने बुधन बीबी के लिए मस्जिद और अपने लिए एक मंदिर भी तामीर किया। बुधन भाई 1950 में अपने भाई के कत्ल के बाद लाल हवेली छोड़ गई। शेख रशीद सड़क किनारे वहाँ एक बुक स्टॉल लगाते थे। उन्होंने किसी तरीके से लाल हवेली का 4 या 5 मरले का एक हिस्सा ख़रीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट से। कैसे डील के जरिए डी सील हुई है, या डील के जरिए डी सील हुई है, या सील क्यों की जाती है हमेशा ये लाल हवेली? ये आपको पता है, ये बोर्ड बाजार, राजा बाजार में मैं भी गया हूँ, आप भी वहां पर जाते हैं। ये हमेशा ये लाल हवेली जो है इसकी एक अपनी तारीख है। तो हमेशा शेख रशीद साहब इसी लाल हवेली की वजह से इनकी सियासत भी जानी जाती है, पहचानी जाती है। रेड़े वाले के साथ, रक्शे वाले के साथ वो गोलगप्पे भी बैठ के खाते हैं, कभी रक्शों पर सफर करते हैं। तो ये क्यों ऐसा हुकूमतें इनके साथ करती हैं? एक तो मैं आपको बताऊं पहली बात कि ये ना किसी डील का नतीजा है और ना ही किसी ढील का नतीजा है। ये खालिस्तान मेरिट पे अदालत का फैसला है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से, महकमा मतरूका वक्फ अमलाक की तरफ से और तमाम जो सरकारी और हुकूमती इदारे थे उनकी तरफ से भरपूर मुखालफत के बावजूद और पूरा उन्होंने जोर लगाया अदालत में, अपनी तरफ से आर्गूमेंट्स किए, इस केस को कंटेस्ट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने हमारी दलाइल से इत्तफाक करते हुए हमारी रिट पिटीशन मंजूर की और चेयरमैन इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी का फैसला कलअदम करते हुए लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म दिया। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ये समझने कारीन के लिए, बड़ा नाजरीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लाल हवेली है क्या और ये इशू क्या है और किस वजह से इसको सील किया गया था। तो लाल हवेली बुनियादी तौर पर ये एक प्रॉपर्टी थी जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने 1964 में, जो बुधा बीबी एक खातून थी जो प्री पार्टीशन इस पे काबिज थी, उसको वेरीफाइड क्लेम के अगेंस्ट, जो उस वक्त का कानून था कि कोई भी आदमी जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो अपना क्लेम, उसके लिए पैसे जमा करवा के अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता था। तो ये परमानेंट ट्रांसफ़र डीड के लिए 1964 में बुधा बीबी को ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद ये मुख्तलिफ हाथों में बिकते हुए फाइनली 1987 में शेख रशीद साहब के भाई शेख सदीक अहमद ने इसको रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए ख़रीदा, और उस वक्त से ये आज तक शेख रशीद साहब के तसर्रुफ़ में है। उनके एक सियासी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसकी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उसकी एक शोहरत है लाल हवेली के नाम से। अब हुआ ये कि इसके ऊपर कभी किसी हुकूमती इदारे ने, महकमा मतरूका अमलाक ने कभी क्लेम नहीं किया पिछले 60 साल में। ये फॉर द फर्स्ट टाइम 2023 जनवरी में, जब रजीम पाकिस्तान में चेंज होकर एक नई हुकूमत इन प्लेस थी, तो वो सियासी मुखालफत की वजह से शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ एक इंतकामी कार्रवाई शुरू की गई, तो उसमें लाल हवेली को सील किया गया।
جو اس وقت ہم نے ریٹ پٹیشن کر کے لال حویلی کو ڈی سیل کروایا، اور بعد میں چونکہ حکومت نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے بائی ہک اور بائی کروک کی شیخ رشید صاحب سے چھینی ہے، تو انہوں نے پھر ایک ریفرنس چیئرمین ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کے پاس پیش کر کے، اور چیئرمین بھی اپنی مرضی کا ایک آدمی لگا کے، چونکہ جو پہلا چیئرمین تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں ایسی کسی غیر قانونی حرکت کا حصہ نہیں بن سکتا، تو پھر انہوں نے ایک ایڈیشنل سیکریٹری منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کو یہ عارضی چارج دیا، اور اس کے ذریعے یہ لال حویلی کو فیصلہ کروایا۔ ہماری ریٹ پٹیشن الحمدللہ منظور ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ سامنے آیا۔ لال حویلی ٹوٹل ہے ہی 5 مرلے، اور وہ ان کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 7 ان کی بہن ہے جو عابدہ شمیم، ان کی طرف ان کا بھی ایک رجسٹری ہے، وہ D156 اس کو کہتے ہیں، اور D158 لال حویلی شیخ رشید صاحب کی ہے۔ D156 جو ہے وہ بھی پارٹ آف لال حویلی ہے، تو یہ ملا کے ان کی پراپرٹی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ان کے قبضے میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کچھ یونٹس ہیں، جو ایک مندر ہے اس کے ساتھ 5-6 کمرے ہیں جو جس کے ٹیننسی رائٹس پریویس ٹیننٹس کے پاس تھے، وہ بھی شیخ صدیق صاحب نے بہت عرصہ پہلے، آج سے کوئی 2-3 دہائیاں پہلے وہ خریدی تھی، ان کو پرچیز کر دیا تھا، اور ان میں سے کئی لوگوں نے ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دی تھی، اور کچھ 2-4 لوگ رہ گئے تھے جو ٹریسیبل نہیں تھے یا وقت گزرنے کی وجہ سے، تو ان کی ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی ایڈمنسٹریٹر محکمہ متروکہ وقف املاک کے پاس، تو وہ ایک سیپریٹ یونٹس ہیں، 5-6 یونٹس ہیں۔ یہ مسلمان تھی، ان کی شادی ہوئی تھی کسی سے؟ یہ تو مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن کیا یہ ہے کہ اچھا، جب آپ مندر کی بات کر رہے ہیں جی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہندو جو ہے پارٹیشن سے پہلے، جس کا نام سائیکل تھا، اس نے بدھا بیگم کو اس کی محبت میں، ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن بدھا بیگم جو ہے وہ مسلمان تھی، اور اس نے اس لال حویلی میں یہ دونوں رہتے تھے۔ بدھا بیگم کے لیے مسجد اور اپنے لیے مندر قائم کیا تھا، اور یہ ان کی محبت کی نشانی ہے۔ اور وہ شیخ رشید صاحب، چونکہ ان کی شادی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے شیخ رشید صاحب نے بھی رومانٹک رہنے کے لیے وہ شادی نہیں کی، اور انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، تو یہ اسی بدھا بیگم اور سائیکل کی محبت کی نشانی ہے، اور اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب کی بھی جوانی میں جو افیئرز تھے یا جس طرح کی محبت تھی وہ چلتی رہی۔ تو یہ بیسیکلی لال حویلی بدھا بیگم اور سائیکل کی محبت کی علامت ہے، اور اسی وجہ سے شیخ رشید نے بھی شادی نہیں میرا خیال ہے یہ کچھ بڑے دلچسپ قسم کے حوالے ہیں۔ چینج کیا تھا، تو اس نے اپنے لیے مندر یہاں پر اور بدھا بیگم کے لیے مسجد بنائی۔ میرا خیال ہے یہ کچھ اس کے اوپر بلکہ فلم بھی بنانے کے لیے کچھ انٹرنیشنل ادارے آئے تھے، اور اس کے اوپر فلم بھی بنانے کا پروگرام جو ہے وہ کیا گیا تھا، تو میرا خیال ہے یہ کچھ دلچسپ اس میں واقعات ہیں۔ صاحب جو مشن ان کو دیا گیا تھا، آپ کی ان سے بات ہوئی، پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن بھی لڑوں گا، میرا 23 کلو وزن بھی کم ہو گیا، میری سرجری بھی ہونی ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں کہ جس مشن کے لیے وہ معافی کی بات کر رہے ہیں، میں جس کا دوست ہوں اس کا دوست رہوں گا، اور پھر ہر بات کے بعد آرمی کی، ملٹری کی قیادت کی بھی تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے، وہ مالک کے، اس ملک کے، یہ چیزیں ساری کنفیوژن سی کریٹ کر رہے ہیں۔ تو ذرا سا آپ کے قانونی نقطہ نظر سے ہٹ کر میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا، وہ کیا چاہتے ہیں، بیسیکلی کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مشن ہے ان کا؟ تو شیخ رشید صاحب اشاروں کرایوں میں اپنی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں، تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن نہیں بلکہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف فوج کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، ابھی کچھ عرصے سے وہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ الائی ہونے کی وجہ سے اور ایک اپنے سیاسی موقف کی وجہ سے وہ کافی فاصلے میں پہنچ چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بہت کچھ بھگتنا بھی پڑا، لیکن شیخ صاحب نے فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی بھی کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو ابھی وہ انہوں نے جب پہلے کہتے تھے کہ میں اصلی اور نسلی ہوں اور میرا دوستی جو ہے وہ قبر تک نبھاؤں گا، آج بھی وہ جملہ وہ دہراتے ہیں، اور ساتھ پھر وہ اپنا جو فوج کے ساتھ تعلق ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بیلنس ہے میرا خیال ہے، جو وہ بات کرتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کی بات کرتے ہیں۔
आज इमरान खान साहब को जेल के अंदर 86 दिन हो गए हैं जब से वो गिरफ्तार हुए हैं। पहले अडयाला जेल, फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पर पहले उनको अटक में ले जाया गया, अभी अडयाला जेल में। तमाम तर सख्तियों के बावजूद जो हमारे सियाने लोग हैं, ताकतवर हैं, उनका ख्याल था कि ये 15 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में ये टूट जाएंगे, अपने बयानियां चाट जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अभी उनकी सेहत के हवाले से बहुत बुरी खबरें आ रही है, अल्लाह करे ये खबरें सही ना हो, लेकिन इसके बावजूद उनके बयानिया में कोई कमी नहीं और आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि शेख साहब किस तरह का किरदार अदा करना चाहते हैं? कोई ट्रस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम उनकी कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से उनको जो लीगल असिस्टेंस है वो मुहैया करें। वो ये तो कहते हैं कि आप पैसे नहीं लेते, आप क्यों पैसे नहीं लेते? आप इतने अमीर आदमी के कई घर हैं, सिर्फ लाल हवेली भी नहीं है, 14-15 दफा मिनिस्ट्रियां ज्वाइन कर चुके हैं, आप क्यों अपनी फीस छोड़ते हैं उनके लिए? मैं सर एक प्रोफेशनल वकील हूँ और फीस के बगैर नहीं करता। ये शेख साहब की मेहरबानी है कि वो ये कह देते हैं, लेकिन शेख साहब शेख होने के बावजूद मुझे फीस जो है वो देते रहते हैं वक्तन फवक्तन, और इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं। वो एक जस्टर शो करते हैं, हमेशा अच्छा जस्टर शो करते हैं कि जो फीस शायद मेरी ज़्यादा बनती होती है, वो समझते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ ये इनकी फ़ी नहीं है। मैं इमरान खान के हवाले से जी, इमरान खान के बारे में चूँकि जो हमें इतलात हैं पिछले 2.5-3 माह से जब से वो जेल में हैं, उनके बारे में जो अंदर से भी इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं और किसी किस्म की कोई परेशानी या कुछ उनमें नहीं है। कोई इन सारी हालात का और इस सारी चीज़ों को वो फेस करना जानते भी हैं और चाहते भी हैं और इनको फेस करने के लिए बड़े डिटरमिन्ड हैं। ये अलग बात है, गलतियाँ हुई हैं और कुछ उनको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए वक्त और हालात के मुताबिक, क्योंकि सियासतदान जो है वो एक जगह पे ज़िद करके खड़ा नहीं रह सकता, उसने हिकमत अमली से अपना रास्ता बनाना होता है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें वो एक अलग हैं, लेकिन जहाँ तक इमरान खान के डिटर्मिनेशन का ताल्लुक है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ये सारे मुकदमात, ये जेलें, ये तकलीफ़ें, ये मसाइब, इन सब के सामने जो मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है जो अंदर से पता लगती रहती है, उसके मुताबिक इमरान खान बहुत डिटरमिन्ड है। थैंक यू वेरी मच सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट साहब, आपने अपनी गुनाह मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और हमारे लिए हाजिर हुए। शेख रशीद के वकील हैं और पूरी फीस लेते हैं। कश्मीरी वैसे फराख दिल होते हैं और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने पेशे के मुताबिक फीस ली और अदा भी लेते रहें। आप हमारे जैसे गरीब साथियों को तो कंसेशन दें, लेकिन इन लोगों को ना दें जिन्होंने मिनिस्ट्रियां ज्वाइन की और नजर कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह पाकिस्तान की और अहले पाकिस्तान की खैर करे। और इमरान खान साहब के बारे में एक और खबर सुजेस्ट कर रही है, गर्दश कर रही है, अल्लाह जाने इसमें से सदाकत कितनी है कि उन्हें स्लो पॉइजन देने दी जा रही है। ये खबरें में आज बाद अखबारात में भी ये शाया हुई है और फैमिली बहुत वरीड है और ये यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि उन्हें बाहर किसी तरीके से निकाल दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी उम्र 71-72 साल हो गई है, मैंने 6-7 साल और जीना है। 80 के बाद तो वैसे भी इंसान का दिमागी तवाज़ुन उस तरह का नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा और मैं वो इस वक्त तक डटे हुए हैं। अल्लाह करे कोई बड़ा हादसा जो है वो ना पेश आए और हमारे अदारे, हमारे ताकतवर आदमी हैं वो माफी तलाफी पर आए, चूंकि इससे मुल्क को नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।